मुक्ता संभालो अपने आप को। पानी दे। मारेगा। छी 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 छी, जाते जाते भी घर को बर्बाद करके गई है लड़की। दुनिया थू करेगी हम पर। कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं। पूरे खानदान का नाम मिट्टी में मिला दिया। अब सिवाय चुन्नू पर पानी में डूबने के अलावा और कोई काम नहीं हमारे पास। मामा मेरे तेजो से इस दुनिया में नहीं है। प्लीज कुछ ऐसा बुरा मत बोलिए, मैं हाथ जोड़ती हूँ। तो क्या आरती उतारो उसकी? दिखता नहीं है क्या क्या करके बैठी है आपकी लड़की? नहीं वैसे भी परवरिश तो आप ही ने दी हुई है। हाँ तो आप ही के कदमों पर चलेगी वो। आपने एक अच्छा शादीशुदा लड़का देखकर उसको फंसा लिया, उसने क्या अलग किया? प्यार एक से किया, शादी दूसरे से की, मिली तीसरे के साथ। कोई अमीर आदमी देख के उसके साथ रात में रंगरलियां मनाने गई थी, और वो भी कौन? पुलिस वाली का हस्बैंड। किसने देखा होगा उससे मैं गोली मार दी। जुबान संभाल के सतीश बाबू, हम इस घर की लड़की के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ बाबा, एटलीस्ट अभी तो तेजस्वी के बारे में सब बातें मत कीजिए प्लीज। मैंने कुछ गलत नहीं किया है। तुम दोनों लड़कियां मुंह बंद रखो अपना। उसका सच क्या था पता भी है आपको? बात करते हैं। तेजू का सच पुलिस निकालेगी, लेकिन मुझे यकीन है कि उसका सच आपके सच से कोसों दूर होगा। अरे रिश्तेदारी ना सही, कम से कम इंसानियत तो निभा लीजिए। इस औरत की बेटी अभी अभी मरी है, और आप इसके सामने उसकी बेटी के बारे में कुछ भी बोले जा रहे हैं। अरे ऐसा गंदा बोलते हुए आपकी जबान नहीं लड़खड़ाती। अरे क्या गलत कहा सतीश ने? सब कुछ आंखों के सामने है। अब और क्या देखना बाकी रह गया? देखो, इन माँ बेटी की स्टाइल देना बंद कर दो। मैं तो पहले ही बहुत पछता रहा हूँ कि इन दोनों माँ बेटी को यहाँ लेके क्यों आया। सर मुझे अपने पोते को लाना चाहिए था बस। आप सब प्लीज पिताजी के बारे में उल्टा सीधा बोलना बंद करो। पिताजी कुछ गलत नहीं किया है। कुछ गलत नहीं किया उसने। हाँ सबको बर्बाद करके रखा, इस घर को बर्बाद किया। तुम्हारी बहन ने, ये सब भी हुआ ना, सब तुम्हारी बहन की वजह से हुआ है। तुम्हारी बहन की वजह से इस घर की 3 लड़कियां जिंदगी भर कुंवारी रहेगी। कभी कभी तो सोचता हूँ मोहित दादा जब मर गया तो मोहित दादा के साथ इसकी बहन को भी मर जाना चाहिए था। कुछ नहीं, नौटंकी है, पानी मारो ठीक हो जाएगी वो। काफी मेजर अटैक था। जान तो बच गई है, लेकिन अभी वो कोमा में चली गई। डॉक्टर साहब कोमा से कब बाहर आएंगे? इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। जस्ट वेट एंड वॉच। तेजू को आपने अपने आप से दूर क्या किया? उसकी सारी खुशियां जैसे उससे दूर चली गई। आपको मालूम नहीं है कितनी मुश्किल से उसने अपने एमए का एग्जाम दिया। उसे कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा। मुझे लगा कि बुरा वक्त है, गुजर जाएगा, लेकिन उसके गुजरने के बाद भी उसका बुरा वक्त है कि गुजर ही नहीं रहा है। उसके मरने के बाद भी लोग उसके मुंह में गाली कूद रहे हैं। मेरे को पूरा यकीन है कि जो ऐसा कुछ नहीं कर सकती, उसने ऐसा कुछ नहीं किया। मुझे भी आपके यकीन पर यकीन है। उसके मरने के बाद आपको यकीन हुआ है? नहीं, हमेशा से था। तो फिर तेजू को आपने अपने आप से दूर क्यों किया? उसने ऐसा क्यों कहा कि वो आपकी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चली जाए? बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। अपने परिवार से बचाने के लिए मैंने तेजस्विनी को अपने आप से अलग कर दिया। लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि अगर मैं ऐसा नहीं करता तो शायद वो जिंदा होती। क्या? ये आपने अच्छा नहीं किया दवाई बाबू, बिल्कुल अच्छा नहीं किया। आपके एक गलत फैसले ने तेजस्विनी की जिंदगी तबाह कर दी। उसके मरने के बाद भी लोग उसकी इज्जत उछाल रहे हैं। उसकी माँ जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। अपने तेजस्विनी के साथ अच्छा नहीं किया, उसे मार दिया। दवाई बाबा आपने उसकी जान ले ली।
आपने ऐसा क्यों किया? देखो ना, सब मेरी ताई को कितना गलत गलत बोल रहे हैं। ये देखिए, मेरी ताई अच्छी लगती नहीं थी। तुम्हारी ताई मेरी बीवी थी और मैं तुमसे कह रहा हूं कि तुम्हारी ताई ने कुछ गलत नहीं किया। वो बहुत अच्छी थी और ये बात मैं सबके सामने साबित कर दूंगा। इन पे लगा हर इल्जाम मिटा दूंगा। वादा करता हूं। दिल का रिश्ता एक दिन टूट ही जाता है, कसक जिंदगी में वो छोड़ ही जाता है, रह जाती है बस कुछ उनकी यादें और बच जाते हैं अधूरे से वादे। आँखों में सबके सागर उमड़े हैं, टूटे कांच सी बिखरी जिंदगी है। क्या मिला तुझे मेरा बेटा मुझसे छीन के? बोल दे क्या मिला? छोड़ो प्लीज, बोल दे क्यों ले ली मेरे बेटे की जान तूने? क्या कह रही है आपने? मैंने क्या किया? तूने क्या किया? दो मासूम बच्चों से उसके पिता को छीना तूने, दो बहनों से उसके भाई को छीना है, एक बेटी को उसकी माँ से छीना है तूने। क्यों मारा मेरे बच्चे पर? तेरे लिए आया था ना वो यहाँ, अपना सब कुछ छोड़ के, अपना घर, अपना बिजनेस, सब कुछ छोड़ के आया था सभी तेरे लिए। अरे अच्छी खासी नौकरी थी तेरी, कलेक्टर की नौकरी थी, लेकिन नहीं, तुझे यहाँ नागपुर में आके पुलिस खेलना था। मैंने मना किया था ना तुझे, मत कर ये नौकरी, सभी तूने नहीं मानी मेरी बात। तू मानती कहाँ है किसकी बात? तेरी वजह से यहाँ हम सबको लेके आ गया वो। अगर तेरी वजह से यहाँ नहीं आते थे तो आज भी मेरा रजत जिंदा होता। मार डाला तूने। मम्मा संभालिए अपने आप को, संभालिए। मम्मी जी प्लीज आप शांत। तारा ये क्या कर रही हो? मेरा बस चले तो इस लड़की के मुंह पे कालिक पोत दूं। कहाँ गई ये हमारे भाई को? सबकी जिंदगी बर्बाद कर दी इस औरत ने, सबकी। भाभी ने ऐसा क्या किया है तारा जो तुम उनसे ऐसे? तारा दी, भाभी की कोई गलती नहीं है, आप उन पे क्यों इल्जाम लगा रही हैं? मैं इल्जाम लगा रही हूँ? सच बोल रही हूँ, और तुम सबको बुरा पता क्यों लग रहा है? क्योंकि सच ना कड़वा होता है। ऐसे मत बोलो तारा। मम्मी जी मुझे जिम्मेदार मत ठहराइए आप प्लीज। आपने अगर अपना बेटा खोया है, रिद्धि तारा ने अपना भाई खोया है, तो मैंने भी अपना पति खोया है ना, मेरे बच्चों ने अपना पिता खोया है ना। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि रजत, मैं बस अपनी ड्यूटी कर रही थी मम्मी जी। रजत को तो कल रात को बच्चों का ख्याल रखना था, उनके पास रहना था। पता नहीं वो रात को क्यों निकले और उस लड़की से उस लड़की ने तो मुझे रजत के चरित्र पे उंगली उठा रही है सभी। नहीं मम्मी जी, रजत भले इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मेरा उन पर भरोसा अब भी कायम है। वो उस लड़की के साथ आधी रात को क्यों गए थे इसी सुनसान जगह पर, क्या कर रहे थे, इस सब के बारे में ना मैं पता लगाऊंगी, सच्चाई का पता लगाऊंगी। न्यूज में जो उनके बारे में ये उल्टी सीधी बातें हो रही है ना, सबका मुंह बंद कराऊंगी, सच सामने लाके रखूंगी मैं। अपनी वर्दी का रूप मेरे सामने मत झाड़, समझे? ये सब करने से मेरा रजत वापस आने वाला है। बोल ले, और आपके बेटे को इंसाफ मिलेगा। प्लीज मुझे गलत मत समझ, तेरे भी तो पति थे ना, अपनी जान से ज्यादा प्यार करती, प्यार करती थी। एक गुलाम बना के रखा था तूने उसे। वो चली जाती थी ड्यूटी करने, मेरा बच्चा घर संभालता था, अपने बच्चों को संभाल कर। तू नहीं गई होती ना सभी, तो मजाल थी ना घर से बाहर निकले। मैं नहीं जानती वो क्यों गया, लेकिन मुझे इतना पता है कि वो तेरी वजह से नागपुर आया और तेरी वजह से नागपुर में उसकी जान चली गई।
मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी सभी। तेरी वजह से मेरे संभालिए अपने आप को। पागल है इसने मेरे बच्चे। चलिए अच्छा पैसा हो जाए। अरे मम्मा आप क्यों रो रहे हो? आप रो क्यों रहे हो परी मम्मा? पापा कहाँ हैं? वो मेरा भी फोन नहीं उठा रहे और आप भी नहीं बता रहे वो कहाँ हैं। मैं आपको सब बता दूंगी। जल्दी बताऊंगी। अभी बताओ ना परी मम्मा, बोलो ना पापा कहाँ गए। मुझे भी पापा के पास जाना है, मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। मैं आपको जल्दी से बताऊंगी। I promise। परी मम्मा अभी बताओ ना, मुझे उनकी बहुत याद आ रही है, मुझे उनके पास जाना है। बताऊंगी मैं। जल्दी। हाँ समझ गई, आप लोग मुझे सरप्राइज देने वाले हो ना। पापा मेरे लिए कोई गिफ्ट लेने गए हैं ना, है ना? अब मैं इस मासूम को कैसे बताऊं? कैसे कहूं कि अभी अपने पापा को कभी नहीं देख पाएगी। मैंने बचपन में ही अपने आई बाबा को खोया था। मेरी सही अपनी असली मम्मा आशिका को पहले ही खो चुकी, और अब अपने पापा को नहीं। मुझे मेरे बच्चों की खातिर हिम्मत रखनी होगी। कमजोर नहीं पड़ सकती मैं। मुझे खुद को संभालना होगा ताकि मैं इस घर को संभाल सकूं। लेकिन मम्मी जी तो मुझे ही रजत की मौत का जिम्मेदार ठहरा रही। इस इल्जाम का बोझ मैं नहीं उठा सकती। पापा मुझे ये सब बर्दाश्त करने की ताकत नहीं, मेरे बच्चों के लिए। सही बताओ, आपको क्या खाना है? आपको जो पसंद है ना, परी मम्मा वही आपको बनाकर खिलाएगी। नहीं, मुझे रिद्धि बुआ ने खिला दिया, पर मुझे कुछ और चाहिए। क्या? मैजिक ट्रीट। कमाल सारी मम्मा, चलो डिगी विगी डांस करते हैं, आपका भी मूड अच्छा हो जाएगा। अरे मम्मा कमान ना, चलो ना डिगी विगी करते हैं, उससे आपका भी मूड अच्छा हो जाएगा। कमान चलो ना। डिगी विगी। अब हो गया ना आपका मूड ठीक? अब आप कभी मत रोना। जब पापा वापस आएंगे ना, हम उनके साथ भी डांस करेंगे, ओके? जब प्यार बड़ा हो जाएगा तो हम चारों साथ में जिगी विगी करेंगे, है ना परी मम्मा? तुम्हारी वजह से मैंने अपने बचपन का सपना पूरा किया था रजत। तुम्हारी वजह से मैं एक पुलिस ऑफिसर बन पाई, लेकिन मेरा एक सपना अधूरा रह गया, तुम्हारे साथ जिंदगी बिताने का सपना। तुम मुझे और हमारे बच्चों को छोड़ के हमेशा के लिए चले गए, लेकिन आज तुम्हारे अस्थि कलश को हाथ में लेके ये कसम खाती हूँ कि मैं तुम्हें मारने वाले को सजा दिला के रहूंगी। आपके साथ जो हुआ तेजस्वनी, उसके लिए कहीं ना कहीं मैं भी जिम्मेदार हूँ, और ये ख्याल मुझे जिंदगी भर जीने नहीं देगा। लेकिन मुझे यकीन है आपका उस रजत ठक्कर के साथ कोई संबंध नहीं था। मेरी फैमिली और पूरी दुनिया पर जो इल्जाम लगा रही है गलत है, और ये बात मैं साबित करके रहूंगा। मैं आपके कातिल को ढूंढ निकालूंगा तेजस्वनी, ये मेरा वादा है आपसे।
अब हम तीसरे पार्ट में बात करेंगे कुछ चीज़ें जिनसे स्टूडेंट्स को बचना चाहिए, वो चीज़ें जो टॉपर बनने से अपने को रोकती हैं। खुद को नेगेटिव सोच वाले लोगों से दूर रखें। वो कहते हैं नहीं कि वहाँ तूफान भी हार जाता है जहाँ कश्तियाँ जिद पे होती हैं। किसी भी इंसान, भले ही वो स्टूडेंट हो, टीचर हो, बॉस हो या फिर एम्प्लॉई ही क्यों ना हो, उनकी लाइफ में उनकी सोच का बहुत महत्व होता है। पॉजिटिव थिंकिंग से आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। आप एक उम्मीद और डिटर्मिनेशन के साथ किसी भी काम को करने में सफल होते हैं। और जब आप नेगेटिव होते हैं तो आपको हर काम में बस परेशानियाँ और मुश्किलें नज़र आती हैं। जो लोग नेगेटिव रहते हैं वो अपने गोल की तरफ बहुत ही केयरलेस हो जाते हैं। उनके हर काम में नर्वसनेस, हिचकिचाहट होती है और सीरियसनेस की कमी होती है। आजकल इतना कंपटीशन है कि कोई पॉजिटिव रह ही नहीं पाता, क्योंकि फेल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसलिए हम मेहनत करने से भी कतराते हैं, यह सोच के कि होना तो फेल ही है। अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको अपने आप को पॉजिटिव थिंकिंग और पॉजिटिव वाइब्स से भरना होगा। आपकी सोच की शक्ति से रिलेटेड आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। धीरू भाई अंबानी एक बार किसी अर्जेंट काम से गाड़ी में जा रहे थे और अचानक रास्ते में बहुत तेज़ तूफान आने लगा और धूल उड़ने लगे। ड्राइवर ने उन्हें कहा कि तूफान बहुत तेज़ है, मैं गाड़ी रोक दूं। तो धीरू भाई ने कहा कि नहीं, गाड़ी चलाते रहो। कुछ देर बाद उनके ड्राइवर ने फिर से बोला कि धूल बहुत उड़ रही है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो गाड़ी रोक। धीरू भाई ने फिर से कहा कि गाड़ी चलाते रहो। ड्राइवर ने देखा कि रास्ते में जितनी भी गाड़ियाँ थी सब तूफान की वजह से रुकी हुई थी। उसने एक बार फिर कहा कि सर तूफान भयंकर है। बाकी सब ने भी अपनी गाड़ियाँ साइड में खड़ी कर दी। धीरू भाई ने कहा कि बार बार पूछो मत, बस गाड़ी चलाते रहो। आगे चलकर तूफान और भयंकर होता गया, लेकिन ड्राइवर ने गाड़ी नहीं रोकी। कुछ किलोमीटर आगे जाने के बाद मौसम बिल्कुल साफ हो गया और धूप निकल आई। धीरू भाई ने ड्राइवर से कहा कि अब तुम गाड़ी रोक सकते हो और बाहर निकल सकते हो। ड्राइवर ने हैरान होकर पूछा कि अब क्यों? धीरू भाई ने कहा कि अब जब तुम बाहर निकलोगे तो देखोगे कि जो लोग रास्ते में रुके थे वो अभी भी तूफान में ही फंसे हैं, क्योंकि तुमने कार चलाना नहीं छोड़ा, इसलिए तुम तूफान से बाहर हो। मजबूत से मजबूत इंसान भी मुश्किल में कोशिश करना छोड़ देता है, लेकिन कोशिश करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि कोशिश क्या है, कोई भी मुश्किल ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाएगी। ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी बहुत छोटी है, बस हम जीना ही देर से शुरू करते हैं। इसलिए ट्राई करें, बिना हार मान लेने से पहले अपनी सोच को बदलो, क्योंकि शायद ट्राई करना ही बहुत फ़ायदेमंद साबित हो जाए। ये नेगेटिव सोच स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम से रिजल्ट्स के बाद होता है। खुद को इतना पुश करने के बावजूद आपके मार्क्स अगर उतने नहीं आए जितने आप चाहते थे, तो दुख तो ज़रूर होता है, लेकिन उसके बाद आप हार मान जाएं या फिर सोचें कि जीने का कोई मकसद ही नहीं बचा, तो आप बहुत ज़्यादा गलत हैं। अभी तो आपने सिर्फ स्कूल के एग्ज़ाम्स या कंपटीशन के एग्ज़ाम्स में एक दो बार बैठे हो, आप उसके रिजल्ट से इतने डिसअपॉइंटेड हो गए, लेकिन आपको पता है असली ज़िंदगी का स्ट्रगल तो भी शुरुआत ही हुआ है। जब आप बाहरी दुनिया देखेंगे आपको कितनी मेहनत और कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अगर नौकरी में जाते हैं तो रोज़ बॉस की डांट सुनना, बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें लॉसेस, पर्सनल प्रॉब्लम्स और कहने के लिए कोई न होना, यह सब फेस करोगे तो आपको लगेगा कि स्कूल कॉलेज वाला स्ट्रेस तो इससे काफ़ी कम और बेहतर था। वो कहते हैं न, भाग्य और दूसरों को दोष क्यों देना, जब सपने अपने हैं तो कोशिश भी अपनी होनी चाहिए। हेलो दोस्तों, नमस्कार। अमरीश भारती की बुक है जिसमें टॉपर बनने के आसान तरीके बताएं। उसमें आज हम
पार्ट 1 में बात करेंगे टॉपर बनने के तरीके। एक टॉपर बनने के लिए क्या क्या गुण होने चाहिए एक विद्यार्थी के अंदर। तो उसमें पहला गुण डिसिप्लिन। डिसिप्लिन एक ऐसा गुण है जो आपको बाकी स्टूडेंट से अलग बनाएगा। टॉपर बनने के लिए आपके अंदर यह क्वालिटी तो होती है, हाँ इसके अलावा आपको मेहनत, दिमाग और विल पावर भी चाहिए, लेकिन डिसिप्लिन के बिना आप यह सब कभी भी अचीव नहीं कर पाएंगे। डिसिप्लिन के लिए आपके अंदर डेडिकेशन होना चाहिए कि अगर एक बार कुछ ठान लिया उसके बाद रास्ते में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए आपको रुकना नहीं है। डिसिप्लिन आपके गोल तक पहुंचने की चाबी है। इसके लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि अपने आप को बहुत मैनेज रखें, एक टाइम टेबल बनाकर पढ़ाई करें। आप अपनी सोने व खाने पीने की आदतों के हिसाब से उस टाइम टेबल को इधर उधर कर सकते हैं, लेकिन एक बार कुछ ठान लिया तो उसका ईमानदारी से पालन करिए। आप अपने स्टडी रूम या फिर जहाँ भी आप पढ़ाई करते हैं वहाँ की साफ़ सफाई खुद कीजिए, जिससे आप बाद में यह न कहें कि मम्मी मेरी इंग्लिश की किताब तो यहाँ रखी थी अब मिल नहीं रही। तो उस चीज़ को खुद ही ऑर्गेनाइज रखिए। जब आपको फ्री टाइम मिले तो सिर्फ एंटरटेनमेंट, फ़ोन, टीवी इन सब की तरफ ही न जाए, बल्कि यह भी सोचे कि आपको ज़िंदगी में आगे क्या करना है। और यह कोई बर्डन नहीं है। अगर आप सही तरह से सोचते हैं और प्लान करते हैं तो आपको अपना गोल अचीव करना भी बहुत ही सेटिस्फाइड लगेगा और आपको उसमें मज़ा आने लगेगा। टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट न करें। इनफैक्ट जो टाइम टेबल आपने बनाया है उसमें से भी देखिए कि अगर आप अपने फ्री टाइम में से कुछ और टाइम पढ़ाई पर यूटिलाइज कर सके तो वो बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। आज के काम को आज ही पूरा करें, यह डिसिप्लिन में रहने का सबसे बेसिक रूल है। आज का काम कल पर, कल का काम परसों पर टाल के आपका सारा डिसिप्लिन बिगड़ जाएगा। फलों और लास्ट में पढ़ाई का बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाएगा। डिसिप्लिन का असली मतलब है अपनी इच्छा, अपनी अच्छी बुरी सभी आदतों को एनालाइज करना और टाइम के अकॉर्डिंग अपनी आदतों को डालना। पढ़ाई नहीं, अपनी लाइफ में किसी भी गोल को अचीव करने के लिए मोटिवेट हो जाइए। वो कहते हैं ना कि मुश्किल वक्त आईने की तरह होता है, हमारी क्षमताओं का आभास कराता है। अगर हम आईना नहीं देखें तो हम भूल जाएंगे कि हम में कोई कमी भी है। इसमें दूसरा पॉइंट आता है टाइम मैनेजमेंट। इस बात में कोई शक नहीं है कि किसी भी तरीके की सक्सेस पाने के लिए आपको अपने टाइम का मैनेज करना आना चाहिए। हर इंसान के काम अलग अलग होते हैं, उनके तरीके अलग अलग होते हैं, उनके टाइम को बचाने की वजह अलग अलग होती है, लेकिन टाइम तो सबके पास सेम ही होते हैं। हर किसी के पास 24 घंटे ही होते हैं, बस तरीके के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ लोग उसी टाइम लिमिट के साथ टॉप कर जाते हैं और कई पास भी नहीं हो पाते। अगर आप अपने आप को टॉपर्स में देखना चाहते हो तो आपको टाइम मैनेजमेंट सीखना बहुत ही ज़रूरी है। टाइम मैनेजमेंट का मीनिंग सिर्फ इतना ही है कि जितना टाइम आपके पास अवेलेबल है आप उसमें कितना प्रोडक्टिव काम करते हैं। आजकल कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि हमारे लिए हमेशा समय की कमी, स्कूल के अलावा ट्यूशन, कोचिंग के बाद अपनी सेल्फ स्टडी के लिए टाइम निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं तो आपके लिए टाइम का इम्पोर्टेंस और भी बढ़ जाता है, क्योंकि आपके पास तैयारी के लिए लिमिटेड टाइम होता है और पूरे देश से हज़ारों लाखों बच्चे इन एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं और एग्ज़ाम में लिमिटेड टाइम मिलता है। इसलिए आपको उस समय के साथ इस कंपटीशन को भी हैंडल करना पड़ता है। टाइम मैनेजमेंट एक ऐसा आर्ट है जो आपको अपनी ज़िंदगी में बैलेंस बनाने में हेल्प करेगा। और कहते हैं ना कि जिस इंसान ने समय की कीमत को पहचान लिया वो ज़िंदगी में कभी
किसी भी मात नहीं खाएगा, किसी से मात नहीं खाएगा। अगर आपके हाथ से पैसा चला गया तो वो वापस आ सकता है, लेकिन समय ऐसी चीज़ है जो एक बार आपके हाथ से निकल गई तो दोबारा कभी लौट के नहीं आएगी। वो कहते हैं ना कि सफलता तो बस शब्द मात्र है, असली मज़ा तो काम और सब्र करने में आता है। टाइम की इम्पोर्टेंस समझने के लिए मैं आपको एक कहानी सुना रहा हूँ। एक गांव में एक राजा और एक बहुत ही आलसी आदमी हरिया बहुत अच्छे दोस्त थे। हरिया कोई भी काम नहीं करता था। एक दिन राजा ने उससे पूछा कि तुम कोई काम क्यों नहीं करते हो? तो हरिया ने कहा कि मुझे कोई काम ही नहीं देता, वैसे भी मुझे बस पैसा चाहिए, वो भी ऐसे जिसमें कोई मेहनत न लगे। राजा ने उससे कहा कि अच्छा ठीक है, कल सुबह तुम मेरे महल में आना और सूरज ढलने तक का जितना धन इकट्ठा कर सकते हो उतना इकट्ठा करके ले जाना। हरिया बहुत खुश हो जाता है। घर जाकर जब अपनी पत्नी को यह बात बताता है तो उसकी पत्नी भी बहुत खुश होती है। कहती है कि खूब सारा धन, सिक्के और गहने बटोर के लाना। अगले दिन जब सुबह हरिया की पत्नी उसे जल्दी उठा देती है, लेकिन वो देर तक सोता रहता है, यह कह के कि सूरज ढलने में अभी पूरा दिन बाकी है। वो दोपहर तक सोता रहता है और जब वो उठता है तो महल की तरफ चल देता है। जब वो चलने लगता है तो उसे बहुत तेज़ धूप लगती है, तो वो सोचता है कि एक पेड़ के नीचे बैठ के थोड़ा आराम कर लूँ। थोड़ी देर बाद वो उठ के चलने लगा तो देखता है कि एक जादूगर जादू दिखा रहा है। वो वहाँ उसे देखने रुक जाता है। जब वो महल के दरवाजे तक पहुँचता है तो सूरज ढल चुका होता है और महल के दरवाजे बंद हो चुके होते हैं। इसलिए उसने बिना मेहनत के अमीर बनने का सुनहरा मौका गंवा दिया, लेकिन फिर भी उसे टाइम की कदर नहीं आई। टाइम में मैनेज कैसे करें? समय प्रबंधन के लिए आपको किसी कोर्स की क्लासेज या तकनीक की ज़रूरत नहीं है। आपको बस अपने गोल के अकॉर्डिंग अपनी प्रायोरिटीज़ को डिसाइड करना है और आपको यह देखना होगा कि कौन सा वो काम है जो आपको अपने गोल की तरफ ही आगे बढ़ा रहा है। आपको अपने टाइम को खुद मैनेज करना होगा और यह पहचानना होगा कि आपका टाइम कहाँ कहाँ वेस्ट हो रहा है और कौन कौन सा टाइम आप अपने गोल की तरफ जाने में लगा सकते हैं। आप अपने पूरे टाइम टेबल का एनालिसिस करिए कि आप स्कूल, ट्यूशन, खाना पीना छोड़कर बाकी ऐसा कौन सा काम कर रहे हैं जो आपका टाइम ले रहा है, लेकिन आपको उससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। आपको ज़्यादा और कम इम्पोर्टेंट कामों के अकॉर्डिंग उनके लिए टाइम निकालना होगा। जैसे अगर आपका कल क्लास टेस्ट है या किसी फ्रेंड को कॉल या मैसेज करना है, आपको पढ़ाई करने के लिए टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है, तो वो काम आपको पहले करना चाहिए। लेकिन किसी फ्रेंड को कॉल या मैसेज करना कम इम्पोर्टेंट है, इसलिए उसको आप बाद के लिए भी छोड़ सकते हैं। हर काम के लिए टारगेट्स और टाइम लिमिट सेट कर लीजिए कि कौन सा काम आपको कितने टाइम में करना है और आपको यह निश्चित कर ही लेना है कि अगर यह काम को आपने 1 घंटा देना है तो 1 घंटे से ऊपर 5 मिनट भी नहीं लगना चाहिए। घड़ी पर नज़र रखो और उस 1 घंटे में काम को ख़त्म करो। यह रूल आपके तब काम आएगा जब आपके पास आपके एग्ज़ाम पास में आ रहे होंगे। आप मान लीजिए एक चैप्टर को 1 घंटे में पूरा करने का टारगेट रखते हैं, तो ऐसे करते करते ज़्यादा सिलेबस कंप्लीट कर पाएंगे, जिसके बाद आपको रिवीजन के लिए काफ़ी समय मिल जाएगा। वो कहते हैं कि सपने देखना बुरी बात नहीं है, पर जब तक ये सपने पूरे नहीं होते तब तक आंखें खुली रखना। काम को टालने की आदत छोड़ना है। इस बात को भी ऐसा समझा जा सकता है कि आज के काम को आज ही पूरा किया जाए। कई बार हमारा हंसी मजाक मौज मस्ती का मूड होता है, इसलिए हम सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं, आज मज़े कर लेते हैं, कल पढ़ लेंगे। अब ऐसे ही हमें अपने काम को अगले दिन पर टाल देते हैं। अगले दिन कोई और बहाना मिल जाता है और कल परसों बन जाता है। इसलिए कंडीशन से ज़रूर बचिए।
मैक्सिमम टाइम को बचाना चाहिए। यह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। स्टूडेंट्स को पता भी होता है कि यह चीज़ टाइम वेस्ट करेगी, लेकिन फिर भी औरों की देखा देखी करते हैं और बाद में अफसोस भी करते हैं। जैसे हर दिन कम से कम 2-3 घंटे इंटरनेट, व्हाट्सएप, फेसबुक, कई बार तो वो किसी से बात भी नहीं कर रहे, बस लोगों की फ़ोटोज़ देखने में, लोग क्या कर रहे हैं यह सब देखने में टाइम वेस्ट कर देते हैं, पर अपनी ज़िंदगी में क्या चल रहा है उसका पता नहीं है। आप अपने फ्रेंड को देखिए कि आप इंटरनेट पर लग जाता है, आपको यह नहीं पता है कि वो खुद ही तो अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करके अपना माइंड फ्रेश करने के लिए फेसबुक पर बैठा है, और आप सोच रहे हैं कि भाई नहीं पढ़ रहा तो मैं क्यों पढूं। कई बार आपको अपनी यह दोस्ती और भाई पतिया ही मरवा देती, इसलिए अपना टाइम खुद ही सोच के मैनेज करें, न कि किसी की बातों में आकर। वो कहते हैं ना कि अगर तुम अपने सबसे बड़े सपने को पूरा करने की कोशिश नहीं कर रहे हो तो यकीन मानो तुम वो नहीं कर रहे जिसके लिए तुम दुनिया में आए हो। स्टार्टिंग से प्रेपर करें। आपको बहुत सारे लोग ऐसे टिप्स देंगे कि आप एक दिन में कैसे टॉप करें, एक रात में कैसे टॉप करें, एक महीने में कैसे टॉप करें, लेकिन आपको यह पता है कि जो मोस्टली टॉपर्स होते हैं उस सेशन के स्टार्ट होने से पहले से पढ़ाई करना स्टार्ट कर देते हैं। एग्ज़ाम वाली रात को कोई जादू की छड़ी आके नहीं घूमेगी और आपको टॉपर बनाकर चली जाएगी, वो भी आपकी बिना मेहनत किए। इसलिए सेशन से पहले तो नहीं, लेकिन जैसे ही स्कूल में, कॉलेज में या कंपटीशन में पेपर का सिलेबस और गाइडलाइन और वैकेंसी की नोटिफिकेशन आता है, उसके साथ साथ ही आपको तैयारी में जुट जाना चाहिए। आप क्लास के साथ सेल्फ स्टडी करना शुरू कर दो, आपको ट्यूशन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप स्कूल में कुछ अच्छे से समझते हो उसको घर आकर के रिवाइज करते हो, या कोचिंग में जो पढ़ाते हैं उसको घर आकर पढ़ते हो, इससे आपको यह फ़ायदा होगी कि जब आपके पेपर आएंगे तो आप स्ट्रेस में नहीं होंगे, क्योंकि आपको पता है कि ये सब आपको आता है। पर यह भी नहीं कि और कॉन्फिडेंस में आ जाओ कि मुझे तो सब आता है। आपको तैयारी करने के लिए कम टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन तैयारी आपको अभी भी करनी है, तो बस आपको रिवीजन करना होगा। और आप चाहो तो अपने दोस्त को भी पढ़ा सकते हो, इससे आपकी तैयारी और भी पक्की हो जाएगी। अब इसमें अगली टर्म्स आती हैं कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन के बिना इंसान कोई भी काम नहीं कर सकता। अगर आपको सुई में धागा भी डालना होता है तब भी आपको कंसंट्रेशन की ज़रूरत है, और आपके पास दुनिया में डिस्ट्रैक्शन हज़ारों हैं। पढ़ने में भी आपको पूरे ध्यान की ज़रूरत है। बहुत से स्टूडेंट्स की यह प्रॉब्लम होती है कि वो जब भी पढ़ाई करते हैं तो उनका ध्यान इधर उधर भटकने लगता है, और फिर हम छोटी छोटी चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट होने लग जाते हैं। 4 घर छोड़ के कहीं गाने चल रहे हैं तो हम सोचते हैं कि नहीं यार, ऐसे तो पढ़ाई हो ही नहीं पाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है, यह बस एक बहाना है। गौतम बुद्ध और कई बाकी विद्वान झरनों के पास ध्यान लगाते थे, और आपके पड़ोस में बज रहे गाने की आवाज़ उस झरने की आवाज़ से कम होगी। अगर एक बार आप किसी चीज़ पर ध्यान देना शुरू कर देते हैं तो मेरे हिसाब से आपके पास ढोल नगाड़े भी बजे दिए तो भी आप उससे डिस्टर्ब नहीं होंगे, क्योंकि आपने ठान लिया है कि उस काम को करना है। अपनी कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए आपकी मेडिटेशन करना ट्राई कर सकते हैं। सुबह उठ के कम से कम 2 मिनट कीजिए और आपको फ़र्क दिखने लगेगा। हालांकि यह करना भी काफ़ी मुश्किल है, लेकिन अगर आपने यह अपना लिया कि मुझे तो ये सब करना ही है, तो आपकी लाइफ बहुत फोकस्ड और पीसफुल से रहेगी। आप अगर बिना ध्यान दिए 4 घंटे पढ़ रहे हैं और उसके बाद 4 घंटे और भी पढ़ लेते हैं तो आपको गारंटी दे सकता हूँ कि आपको कुछ न याद हुआ होगा, न ही समझ आया होगा, क्योंकि बिना कंसंट्रेशन के
पढ़ना उस बाल्टी को पानी से भरने जैसा है जिसमें पहले से छेद है। आप जितना भरेंगे वो बाहर निकलता जाएगा। बिना ध्यान के आप कितना भी पढ़ लीजिए, उससे आपके दिमाग में कुछ भी टिकेगा नहीं। यह टाइम स्टूडेंट के फ्यूचर बिल्डिंग के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंस है, इसलिए इस टाइम पे कंसंट्रेशन और बहुत ज़्यादा सब्र से काम लेने की ज़रूरत होती है। अब हम दूसरे पार्ट में बात करेंगे टॉपर्स की क्या क्या आदतें होती हैं, तो क्या आदतें अपने को उनकी अपनानी चाहिए, वो कैसे टॉपर बनते हैं, उनकी आदतों को अपने जीवन में कैसे उतारें। इसमें पहली बात करते हैं, वे सब कुछ गूगल करते हैं। यह एक स्वचालित प्रतिक्रिया की तरह नया कॉन्सेप्ट अच्छे एक्सप्लेनेशन के लिए गूगल पर जाइए। केवल इसलिए मत सोचो क्योंकि आपका प्रोफेसर आपको एक पाठ्य पुस्तक और ब्लैक बोर्ड पर कुछ उदाहरण देता है तो आपको उस जानकारी तक सीमित रखता है। आपके पास अपनी उंगलियां पर एक विशाल मुक्त खोज इंजन है, इसलिए उसका उपयोग करें। टॉपर को हमेशा कुछ न कुछ इच्छा रहती है कि उनके दिमाग में बस यही रहता है कि यह भी पढ़ ले वो भी पढ़ ले, जिससे कुछ भी बाकी न रह जाए। दूसरा काम करते हैं वे बार बार खुद को परखते हैं। अपने आप का परीक्षण करना आपके मस्तिष्क के नई सामग्री के कनेक्शंस को मजबूत करता है और आपको इस बारे में तत्काल और स्पष्ट प्रतिक्रिया देता है कि आप कुछ जानते हैं या नहीं। निचला रेखा बार बार स्वयं परीक्षण करने से नई सामग्री के दीर्घकालीन प्रतिधारण में काफ़ी सुधार होता है। टॉपर्स हमेशा कुछ टाइम के बाद अपने आप को जज करते रहते हैं कि उन्होंने कितना पढ़ा। वो कहते हैं ना कि पता लगा लेते हैं कि वे कितने पानी में हैं। वो बार बार प्रयास करते हैं, वो अपने आप का आकलन करते हैं और अपने आप को टेस्ट सीरीज और इन सभी से जोड़ते हैं। तीसरी बात करते हैं, वे बहुत सोते हैं। किसी भी क्षेत्र में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले की दैनिक दिनचर्या गहन कार्य की अवधि प्रतिदिन 4 से 6 घंटे की विशेषता है। इसके बाद उच्च गुणवत्ता वाली नींद प्रति रात 9 घंटे की महत्वपूर्ण मात्रा होती है। आप शीर्ष वायलिन, कौतुक और शतरंज चैंपियंस के साथ ही अभिजात वर्ग के एथलीटों में इस प्रवृत्ति को देखते हैं। यह विचार आराम के साथ गहन कार्य की अवधि को वैकल्पिक करने के लिए है ताकि आप अपने तंत्रिका तंत्र में नए कनेक्शन का निर्माण करें और फिर उन लाभों को आत्मसात करने के लिए पर्याप्त समय दें। चौथा काम करते हैं, वो सवाल पूछकर खुद को व्यस्त रखते हैं। अगर मैं आपको बताऊं कि क्या होता है, थॉमस जेफरसन ने 1776 में स्वतंत्रता के विलंबन का मसौदा तैयार किया। आप कह सकते हैं हम यह दिलचस्प है, बाद में इसे याद करने की कोशिश करें, शायद एक नोट भी लिख दे। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं थॉमस जेफरसन कौन था, क्या परिवर्तन होता है? आप अपनी याददाश्त की खोज शुरू करते हैं, पुराने लोगों की छवियों के माध्यम से बहते हैं जो पिता की स्थापना करते हैं, स्वतंत्रता की घोषणा के बारे में सोचते हैं। आप अपनी खुद की कथा के साथ आते हैं और तब महसूस करते हैं कि आपके पास अंतराल है जब वह फिर चारों ओर से था और वह इतना महत्वपूर्ण क्यों था। आप खुद को अंतराल में पढ़ने के लिए गूगल पर जा रहे हैं। उस प्रक्रिया के माध्यम से आपका सीखना आपके मस्तिष्क में आपके इतिहास के शिक्षक द्वारा आपके बारे में बताई गई बातों से कहीं अधिक गहराई में बैठ जाएगा। यह सवाल पूछने की शक्ति है। पांचवा काम करते हैं, वे सीखते हैं। स्कूल, कॉलेज या कोचिंग संस्थान जिसमें आपको पढ़ाई और होमवर्क करना पड़ता है और उस फेसबुकिंग के शीर्ष पर आपको काम करना होगा। यह सीखने के लिए आपको जितना संभव हो उतना अधिक हास्यास्पद लगता है। क्या तुम पागल हो? लेकिन यह ठीक है कि शीर्ष छात्र क्या करते हैं और विरोधाभासी रूप से वे यह समझने के लिए कम समय बिताने का प्रयास करते हैं कि
होमवर्क की समस्याओं को कैसे किया जाए और इसकी वजह से परीक्षाओं के लिए कम समय का अध्ययन, क्योंकि जब आप कक्षा में प्रस्तुत किए गए अतीत को अधिक सीख लेते हैं तो आप विषय के लिए एक बेहतर ढांचा तैयार करते हैं। अब्राहम लिंकन के जीवन के बारे में कुछ विवरण याद करने की कोशिश करने के बारे में सोचें। आप गृह युद्ध की तारीखों को याद करने की कोशिश करते हैं या उन्होंने मुक्ति प्रस्तावना में क्या कहा। आप बार बार एक ही तथ्य का अध्ययन करते हैं, लेकिन यह सिर्फ उबाऊ है और आप जल्दी से भूल जाते हैं। लेकिन अगर आपको उनकी पूरी ज़िंदगी की कहानी पता हो तो क्या होगा लिंकन के बारे में। लिंकन अवसाद के मुकाबलों से कैसे पीड़ित थे और उनकी पत्नी के साथ उनके रिश्ते का सामना करना पड़ा। आप सीखना शुरू करते हैं कि यार ये इंसान था और आप उसके द्वारा की गई चीज़ों और उसके द्वारा किए गए संघर्षों से संबंधित होने लगते हैं। अब आपने अपने सिर में एक कहानी का निर्माण किया और अध्ययन बताते हैं कि मनुष्य कहानियों के माध्यम से सबसे अच्छा सीखते हैं। तो हाँ, यह अधिक जानकारी है, लेकिन आपका मस्तिष्क जानता है कि अब इसके साथ क्या करना है कि सभी याददाश्त तथ्य एक साथ जुड़े हुए हैं। अधिक सीखे लेकिन कम रटे। याद और याददाश्त तथ्यों को याद रखने के लिए संघर्ष करें। एक ऐसी स्टोरी है जो आपको बहुत मोटिवेट करेगी, क्योंकि आप भी इससे काफ़ी हद तक रिलेट करेंगे कि आपकी आदतें ही होती हैं जो आपको बड़ा या छोटा बनाती हैं। आपके माँ बाप ने आपको क्या परवरिश दी है और सब आपके बर्ताव में झलक जाता है। अगर आप उसके साथ हैं जो आपके साथ रूड है तो यकीन मानिए उन इंसानों में से जिसके सामने एक दिन पूरी दुनिया झुकेगी, क्योंकि जो खुद को दूसरे से नीचा समझता है वो इंसान बहुत बड़ा होता है। एक टैक्सी कंपनी के मालिक से एक रिपोर्टर ने पूछा कि आप पहले ड्राइवर थे और आज आप एक टैक्सी कंपनी के मालिक हैं, तो आपने इतना बड़ा सफ़र कैसे तय किया। तो उस ड्राइवर ने बताया कि जब भी मैं अपने किसी पैसेंजर को लेने जाता तो मैं गाड़ी से बाहर निकल के उनके लिए दरवाज़ा खोलता था, तो वो भी एक स्माइल के साथ, भले ही सामने वाला इंसान गुस्से में हो या खुश हो या फिर वो मुझसे कैसे भी बात करे। जब वो गाड़ी में बैठ जाते थे तो मैं उनसे पूछता था कि सर या मैडम, अगर आप चाहो तो मेरे पास टैक्सी में इंग्लिश और हिंदी मैगजीन भी है, अगर आप पढ़ना पसंद करें। कुछ लोग पढ़ लेते थे, कुछ लोग मुँह पे मना कर देते थे, लेकिन अपनी स्माइल को कभी नहीं बदला। मैं तब भी उनसे पूछता था कि अगर आपको म्यूजियम का शौक़ है तो बताइए, मेरे पास हर तरह के गाने हैं। कुछ लोग अपनी पसंद बता देते और कुछ गाली देकर मुझे ही चुप करवा देते। लेकिन जब मैंने अपनी आदत नहीं बदली तो उन लोगों को भी मैं बहुत पसंद आने लगा। शायद उन लोगों की बिजी लाइफ में 10-15 मिनट की खुशी मेरी वजह से आ जाती थी। तो तब से वो लोग हमेशा टैक्सी बुक करते समय मेरी ही डिमांड करते थे और ऐसे उन लोगों की डिमांड देखकर मैंने धीरे धीरे अपनी एक टैक्सी इंस्टॉलमेंट पर ख़रीदी। उसकी इंस्टॉलमेंट्स पूरी हुई तो दूसरी टैक्सी ख़रीद ली। ऐसे करते करते मेरी बहुत सारी टैक्सीज हो गई और आज मैं आपके सामने हूँ। तो भले ही सामने वाला इंसान आपके साथ कैसा बर्ताव क्यों न करे, जब आप अपनी अच्छाई नहीं छोड़ते तो सामने वाला भी आपसे खुश होने लगता है।